हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का वितान जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर 2 जूझ उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि इसका जो लेखक है उसने क्या नाम है लेखक का? आनंद यादव। उन्होंने जो है इस क्या जूझ है, उन्होंने अपनी लाइफ में जूझ का मतलब क्या बताया? संघर्ष। और उन्होंने संघर्ष करते हुए किसको अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखने के लिए किस किस को की हेल्प ली उन्होंने? किसके? अपने पिताजी को, जो वो किसके पास लेके गया? दत्ता जी। अपनी माँ की हेल्प से दत्ता जी राव के पास लेकर गया और उसके बाद जो है उसको परमिशन मिल गई पढ़ने की, और वो जो है पढ़ने की परमिशन मिल गई उसको और उन्होंने जो है पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके साथ क्या क्या होता है और आगे जो है उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। जाते ही क्लास के बच्चे उससे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा मेहमान? एक तरह से वो मेहमान था क्लास का, इसीलिए उसको मेहमान जो है उन्होंने यहाँ बताया कि नया नया बच्चा गया था तो बच्चे उसको मेहमान बोल रहे थे। नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आकर बैठ गया है, कि या तो तुम कोई गलती से आ गए उस क्लास में, बच्चों का ऐसा मानना था। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती जो चौहान का बच्चा था, यश चौहान का बच्चा था, उसने उनकी खिल्ली उड़ाई। खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या है? मजाक उड़ाना। हाँ, तो जो है चौहान के बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक जो है वो अजनबी जैसी है, पोशाक उसका पहनावा वो अजनबियों जैसा लग रहा था। मतलब क्लास के जो बच्चे हैं और बच्चे थे उनसे अलग उसका पहनावा लग रहा था, इसलिए वो क्लास में अजनबी सा लग रहा था। बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। कि लेखक जो है धोती और गमछा पहनकर पूरी क्लास में अकेला ही था, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा था। देखें देखें तुम्हारा गमछा, जो क्लास के बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाने लग गए। क्लास के बच्चे जो है वो उसका मजाक उड़ाने लग गए। उसको क्या कहने लगे कि दिखाओ दिखाओ तुम्हारा गमछा कैसा है। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गमछा क्या? मम्मा सॉरी, तौलिया। तो उसका तौलिया खींच लिया और अब मेरा गमछा और उसने सोच लिया कि मेरे गमछे को अब सब खींचेंगे, खींचातान होगी और ये फट जाएगा। मन में ऐसा वो सोच रहे थे और ऐसा सोचकर रुआंसे हो गए थे, यानी कि उनका रोने के जैसा मुंह बन गया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने इसे अपने सिर पर लपेट लिया और फिर मास्टर की नकल करते हुए उतार कर टेबल पर रख दिया और फिर हुश की आवाज निकालता हुआ फिर बैठ गया। इतने में ही मास्टर जी आ गए। उनकी क्लास में टीचर की एंट्री हो गई और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा दिया और छाती में धक धक होने लगा। मतलब बच्चा इतने टाइम से स्कूल गया था तो थोड़ा डर गया था। अब जो है टीचर उनकी क्लास में आते हैं। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। उनके टीचर का नाम था रणनवरे। वो जो है उनकी कक्षा में आए। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे? टीचर आए और उन्होंने मटमेला गमछा देखकर पूछा कि किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते। वो अपना मतलब ये मराठी में बोल रहा है वो, मैं जकाते। ये मराठी में ये वरे ये सब क्या आ गया है ना इसमें, तो इसीलिए जब इसमें वो मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। कि फेल ऐसा नहीं है कि वो फेल हुआ था, लेकिन उसको स्कूल से हटा लिया गया था और अब वापस वो एंट्री हुआ तो उसी क्लास में वापस बैठना पड़ा, क्योंकि उस क्लास से पास आउट तो नहीं था ना, बीच में हट गया था, इसलिए उसको वापस इसी क्लास में बैठना पड़ा। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? अब वो बताता मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया। कि किसी बच्चे ने जो है मेरे सिर से इस गमछे को छीना है और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है,
कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लग गए। कहने का मतलब वो हिंदी के अध्यापक थे, उनके मतलब मराठी के थे वैसे, तो वो जो है पढ़ाने लग गए क्लास में, उनको आकर वामन पंडित की कविता आगे पढ़ाने लग गए। अब आगे क्या होता है, बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। अब उसने धोती पहनी थी तो वो पीछे नहीं लटकी रहती धोती के, ऐसे आपने देखा हो तो धोती पहने हुए, तो उसके पीछे जो रहता है उसको वो बच्चे खींचने लगे हंसी मजाक में उसके। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा कि दीवार के पास में सट के बैठ गया ताकि बच्चे मेरा मजाक नहीं उड़ाए, खींचतान नहीं करे मेरे से। और पूरी छुट्टी होने से तो पहले उठा ही नहीं, वहीं बैठा रहा क्योंकि उसके मन में एक डर हो गया था। यस, स्टैंड अप। जो मास्टर क्लास में आए थे उनका क्या नाम था? और कोई? रणनवरे। आप बैठो। हाँ, खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि जैसे खिलौने के लिए मान लो कोई कौवे का बच्चा खिलौना बनाया है किसी ने और उसको रख दिया और फिर दूसरे कौवे उसको असली समझ के उसके ऊपर चोंच मार रहे हैं आके, वैसा ही जो है उसके साथ हो रहा था, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। उसकी पाठशाला थी और उसके पाठशाला के बच्चों को कौवा बताया गया है और वो उसको अपने आप को खिलौना बताया और इस तरह से उसको वो क्लास के बच्चे जो है उसको चिढ़ा रहे थे, उसके साथ खींचातान कर रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए ऐसा कहा है। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। अब वो घर जाते समय ये सोच रहा था कि ऐसे कैसे चलेगा, बच्चे तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे कपड़े खींच रहे हैं, तो मैं पूरा साल कैसे निकालूंगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। मतलब वो गया तो बड़े ही उत्साह से था, लेकिन जो है वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। मन ही मन में सोचता है कि खेत ही बढ़िया है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर है, वे क्या मदद करेंगे कि मेरी तो कोई मदद करने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा है। एक बार उसके मन में निराशा आ गई थोड़ी कि मैं अब स्कूल ही नहीं जाऊंगा। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी कि चौथी 5वीं में जब वो जाता था तो ऐसा लगता था कि पाठशाला अपनी ही है, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी। अपना वहां कोई नहीं है कि पहले बच्चे जानकार थे और अब सब क्या है, उसके साथ वाले तो आगे निकल गए क्योंकि वो तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन लेखक ने बीच में छोड़ दिया था ना, इसलिए अब वो छोटे बच्चों के साथ उसको बैठना पड़ता था। मतलब उसके स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं थे उस क्लास में, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था वहां। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। मतलब फिर सवेरा हुआ तो मन में उत्साह हुआ कि स्कूल तो जाया ही जाए, देखते हैं। एक दिन तो ऐसा गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कैसा दिन जाता है। ऐसा उत्साह में होकर वो स्कूल चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। मतलब अब उस समय में ऐसा ही पहना हुआ था स्कूल का, तो अपनी माँ से उसने मंगवा लिए कपड़े। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया और धीरे धीरे जो है बच्चों से उसका, अब ऐसा होता है ना, एक कोई बच्चा नया आता है तो पहले दिन तो वो थोड़ा सहमा डरा हुआ सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जान पहचान दूसरे बच्चों से होती है, धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर उसको अच्छा लगने लग जाता है। वैसा ही उसके साथ हुआ। अब देखिए आगे और भी इंटरेस्टिंग है कहानी। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। मतलब बच्चों को डराने के लिए पहले स्टिक रखते थे टीचर्स हाथ में, लेकिन वो नहीं करते थे छड़ी का उपयोग। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। होता ना कई बार ऐसे टीचर की आदत, गर्दन पकड़ते हैं और घूंसा मारते हैं। यश, सीधे खड़े रहो।
पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूंक भरने लगता, यानी कि उसको जो है लंबी सांसें लेने लगता था, इतनी तेज पड़ती थी मुक्के की कि वो वहीं चुपचाप हो जाता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, उनका डर बैठा हुआ था। सारे लड़के उनसे डरते थे कि मास्टर मुक्का मार देगा, और वो भी तेज लगता था, इसलिए वो डरे रहते थे। उसके कारण उद्यम करने वाले, उद्यम यानी शरारत करने वाले जो बच्चे थे, लड़कों को प्राय मौका ही नहीं मिलता था कि वो कुछ शरारत भी करे। इतनी दहशत या डर उनके टीचर के मन में, टीचर का डर बच्चों के मन में बैठा हुआ था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। अब धीरे धीरे क्या है, अब जो बच्चा पढ़ेगा क्लास में उसको तो शाबाशी मिलेगी, तो ऐसा ही अब लेखक को भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। शाबाशी मिलती है किसी को तो इससे बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो वैसा ही उसके साथ भी हुआ। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, मतलब मैथ्स के टीचर थे वो, जो मंत्री जो उनके टीचर थे वो गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो वे उसे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। बच्चों को पास में बुला, एक दो सवाल अगर गलत हो गए मैथ्स के तो वो बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वही ठोक देते थे। देवेश ध्यान दो। तो जो है अगर कोई लड़का, एक आध लड़का जो है मूर्खता भी करता तो उसको उसकी पिटाई भी लगा देते थे। इसीलिए सभी का पसीना छूटने लगता, सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। मतलब मैथ्स के टीचर अच्छे थे उनके, और इस तरह से उनको वो पढ़ाने लगे। हाँ, डर था बच्चों के मन में, इसीलिए वो पढ़ने लग गए थे। अब जो है ये इससे क्वेश्चन बनेगा, वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला, ये वसंत पाटिल जो था वो लड़का क्लास का मॉनिटर था। इसका नाम आपको लर्न होना चाहिए, वसंत पाटिल, जो काफी दुबला पतला लड़का था लेकिन कितना बड़ा ही होशियार था, इंटेलिजेंट था पढ़ने में क्लास में। उसके सवाल हमेशा, मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करके लाता वो हमेशा सही निकलते थे। हाँ, कुछ पूछना है? स्वभाव से बिल्कुल शांत था, नेचर में हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। यानी कि जब कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो टीचर उसको दे देते हैं कॉपियां कि तुम भी चेक करो इनकी कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो ऐसे ही टीचर उससे भी जांच करवाते थे। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तो कक्षा का मॉनिटर कौन था? वसंत पाटिल। हमेशा अपनी बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। अब इंटेलिजेंट बच्चों का थोड़ा सा क्लास में ज्यादा प्रतिष्ठा होती है, थोड़ा उनका सम्मान होता है। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, यानी कि लेखक तो वैसे ही सबसे बड़ा था क्योंकि वो तो इतने दिनों बाद स्कूल आया था और उसी क्लास में आया था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसीलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। ऐसा वो मन में सोचता है कि मैं तो क्लास का सबसे बड़ा बच्चा हूं तो मेरे को मॉनिटरी सौंपनी चाहिए, लेकिन ऐसा मास्टर ने किया नहीं, इसलिए ऐसा मन ही मन वो सोच रहा है। मुझे ऐसा लगने लग गया था। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, क्योंकि वो जनवरी में गया था और मार्च में तो एग्जाम थे। अब वो सोच रहा था कि मेरे पास मात्र 2 महीने हैं इस क्लास को पढ़ने के लिए, और उसमें मुझे अच्छे से पढ़ के आगे क्लास में जाना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मेरे लिए ये उचित नहीं है, पढ़ाई की उपेक्षा करना। कक्षा में दंगा करना यानी लड़ाई शैतानी करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना यानी कि पढ़ाई से जी चुराना मेरे लिए सही नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है, यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो ऊपरी हूँ क्योंकि मैं तो 2 महीने के लिए हूँ इस क्लास में, तो मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दूं तो मेरे लिए ज्यादा सही होगा। ऐसा सोचकर वो पढ़ने में ध्यान लगाने लगा। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मतलब उसने संगति भी वसंत पाटिल की, उसको अपना आइडल माना और उसको फॉलो किया। इसीलिए जो है अब इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें भी जो है किसी इंटेलिजेंट बच्चे को, क्लास के होशियार बच्चे को अपना आइडल मान के अगर हम उसको फॉलो करेंगे धीरे धीरे और मन में ऐसा कंपटीशन रखेंगे कि हाँ हमें पढ़ाई करके इससे बराबरी करनी है या इससे आगे निकलना है,
हमें भी मॉनिटर बनना है। ऐसा अगर हमारे मन में जुनून होगा तो हम जरूर सक्सेस हो सकते हैं। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा लिए। सीधे रहो। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। अपना बैग जो है मैंने अच्छे तरीके से मैंने रखना शुरू कर दिया। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। मतलब लेखक का मन अब जो है धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगा। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। कहने का मतलब है कि वो उससे बराबरी करने लगा। किससे? वसंत पाटिल, जो कि क्लास का क्या था? मॉनिटर था। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। देखो, अगर हम एकाग्र होकर, यहाँ ये भी सीख दी गई है कि एकाग्र होकर अगर कुछ पढ़ते हैं तो हमें वो जरूर समझ में आता है। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब वो उसकी बराबरी करने लगा, यानी वो भी अब जैसे टीचर उसको सवाल जांचने के लिए देते थे, पहले सिर्फ वसंत पाटिल को देते थे, लेकिन अब लेखक को भी देने लगे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। अब जो है हमारी दोस्ती भी बड़ी अच्छी हो गई, पक्की हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लग गए। मास्टर मुझे क्या कहकर बुलाने लग गए? आनंदा। आनंदा कहकर बुलाने लग गए। बाकी उनका पूरा नाम क्या था? आनंद यादव। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। पहली बार किसी ने उनको आनंदा कहकर बुलाया। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। माँ कहती थी कभी कभी, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता था। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब देखो, स्टार्टिंग में उसका मन नहीं होता था ना स्कूल जाने का, लेकिन अब क्वेश्चन बन गया कि पाठशाला में जाने का मन लेखक का पाठशाला जाने का विश्वास क्यों बढ़ने लगा। तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? मास्टरों के अपनेपन व्यवहार से और वसंत की दोस्ती से। हाँ, तो वसंत पाटिल की दोस्ती और जो उनके टीचर्स थे, अध्यापक थे, उनके अपनेपन के व्यवहार के कारण उनका जो है अब पाठशाला जाने में विश्वास बढ़ने लगा। नयवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। इन मास्टर जी का नाम अच्छे से याद कर लेना। नयवा सौंदलगेकर, ये जो है मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। इनका जो है लेखक के जीवन पे काफी असर हुआ, काफी प्रभावित किया इन्होंने लेखक के जीवन को। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे, यानी खो जाते थे, यानी कि उनके अंदर जो है पढ़ाते पढ़ाते ही उस पढ़ाने में इतना खो जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे कि मुख्यतः उनके कविता जो वो पढ़ाते थे मराठी में बड़ी ही अच्छी पढ़ाते थे। सुरीला गला, यानी कि बड़ी ही मीठी आवाज में वो कविता का गायन करते थे। छंदों की बढ़िया चाल, यानी यति गति, कहाँ ठहराव होगा, कहाँ ऊंचा स्वर जाएगा, कहाँ रुकाव होगा, ये सब जो है उनको अच्छे से आता था। और उसके साथ ही रसिकता भी थी। कहने का मतलब है बड़ा ही रस से उसको गाते थे, कविता का गान करते थे। उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंटेस्ट थी। कंटेस्ट यानी अच्छे से प्रॉपर लर्न थी, याद थी। अनेक छंदों के लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। यानी कि किस तरह से कविता का, ऐसा थोड़ी है कि कविता को भी एक चैप्टर के जैसे पढ़ दो, ऐसा नहीं होता है। कविता को पढ़ने के लिए यति, गति, उचित जो है सुरीलापन और रसिकता होनी चाहिए उसमें। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते। अभिनय यानी उनकी एक्टिंग करके, अभिनय करके, एक्टिंग करके बच्चों के सामने बताते थे। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों की टीचर कैसे उनको एक्ट कर करके बताती है, एक्टिंग कर करके, है ना। तो वैसे ही उनके टीचर भी, ये मराठी टीचर ऐसे ही थे, वो भी बच्चों को जो है एक्टिंग कर करके, अभिनय कर करके कविता का भाव ग्रहण करवाते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। ये कविता पढ़ाने का ही तरीका है कि किसी दूसरे कवि की कविता, वैसी ही कविता उससे रिलेटेड उसका गान करके जो है वो कविता पढ़ाते थे। बीच में कवि यशवंत, बाबे बोरकर, भारा, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे। संस्मरण यानी उनकी जो यादें हैं, उनके साथ बिताए हुए जो पल हैं, वो उनको सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध
सुना देते थे। कहने का मतलब है कि वो सारी कविताएं जो है दूसरे जो कवियों से सुनी हुई कविताएं वो भी क्लास में सुनाते थे और बड़ा ही अभिनय करते हुए कविता का गायन करते थे। ये सब सुनते हुए अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, यानी कि लेखक जैसे उनको पढ़ाते समय रम जाते थे ना कविता का गान करते समय, वैसे लेखक भी अब यही देखो एक विद्यार्थी की विशेषता यहाँ बताई गई है कि जब टीचर पढ़ाए तो वो उसमें इतना रम जाए कि एकदम भाव से पढ़ाए और बच्चों को भी उसमें इतना आनंद आना चाहिए, इतना रम जाना चाहिए कि उनको भान ही पता ही नहीं रहे कि क्लास में और भी कुछ चल रहा है, मतलब उनको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रहे, फोकस रहे। ऐसा लेखक के साथ हुआ। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव गति यति चाल और रस पीता रहता। कहने का मतलब है जब नवा सौंदल गेकर उनको कविता का पाठ करवाते तो वो उनकी यति गति देखते कि किस तरह से टीचर कहाँ कौन से छंद का प्रयोग, किस रस का और किस छंद का प्रयोग और किस तरह से वो यति गति करते हुए कविता का वाचन कर रहा है। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, ढोर का मतलब जानवर या मवेशी। अब आपको पता ही है उसके पिताजी ने वचन लिए थे ना उससे, क्या वचन लिया था? वचन लिया था कि 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक तो खेती करनी है, पानी, हाँ खेतों में काम करना है, हाँ फिर वापस आके ढोर चराने खेत में। तो वो अब जो है खेत पर पानी लगाता और ढोर चराते हुए अकेले में, अब उसको वहां पे ऐसा बोरियत नहीं होती, अब वो वहां अकेला होता और वहां पे खुले गले से वो सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, उसकी यति गति और आरोह अवरोह। आरोह अवरोह का मतलब होता है यानी कि कौन सा सुर ऊंचा ले जाना है, कौन सा सुर नीचा लेकर आना है, इस तरह से वो गाता रहता, अकेले में गुनगुनाता रहता। ऐसा होता है ना कई बार हम भी कोई गाना हमारे मुंह चढ़ जाता है तो हम उसको गाते ही रहते हैं, अकेले में ज्यादा अच्छे से गा पाते हैं। तो वैसे ही कवि भी ऐसा, लेखक भी ऐसा करने लग गए। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ कि कविता क्या अर्थ दे रही है उससे ही खेलने लगा, मतलब वो कविताओं से ही खेलने लगा, उसके लिए वो एक तरह से खिलौना बन गई। और मैं आगे पीछे आता जाता था कि वो जो है अपने खेत में सब तरफ घूमता हुआ कविताओं का वाचन करने लगा। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। मतलब जैसे टीचर जो है बैठे बैठे भी कोई एक्टिंग करते, कविता का वाचन करते, तो मैं भी वहां पानी लगाते लगाते खेतों में उन कविताओं का वाचन करते हुए अभिनय करने लगा। क्यारियां पानी से कब की भर गई है इसका भान ही नहीं रहता। जैसे टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते उसमें खो जाता था ना, और वो आनंद यादव भी उसको कविता को वाचन वो जब सुनते थे उनसे, जब टीचर वाचन करते और वो सुनते तो इतना उसमें खो जाते कि खुद का भान ही नहीं रहता था, खुद का पता ही नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला कि उसी चाल पर दूसरी कविताएं भी हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसा पता भी मुझे तब चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। अब कौन सी दो शक्तियां थी जो कविता वाचन करते करते लेखक को प्राप्त हुई? क्या क्या थी? एक तो पहले डोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था, क्योंकि उस समय में कुछ आता जाता ही नहीं था ना ऐसा, तो अकेलापन लगता था खेत में। लेकिन किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। कब की बात हो रही है ये? तब ऐसा लगता था जब वो पढ़ने विद्यालय नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि अब वो कविता का वाचन करने लगा था वहां। हाँ, अब तो क्या लगता था, मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लग गया कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। अब तो ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला ही ज्यादा बेटर हूं। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी कि अकेला रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं है, तो जोर जोर से आवाज में, ऊंची आवाज में कविता गा सकते हैं। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था, मतलब वो गाता और साथ में नाचने भी लगा था। हाँ, अकेला था इसलिए वो नाचने भी लगा था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है:
चांद रात पसरिते पांडवी गाया धरणीवरी को मैंने मास्टर की चाल से अपनी चाल में बिठाकर गाई। कि अब वो जो है जो मास्टर जैसा सुनाते थे, जिस रिदम से गाते थे, उससे अलग रिदम भी वो बनाने लगा। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाने लगा था। चेहरे पर कविता का भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बच्चा जब अच्छा गाने लगता है या अच्छा कुछ ऐसा करता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम बड़े क्लास के बच्चों के सामने ले जाकर भी उससे गवाते हैं कि देखो, इससे कुछ सीखो। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। कहने का मतलब है अब उसकी उड़ान जो है नई उड़ान हो गई थी, हौसलों की उड़ान हो गई थी। अब उसको थोड़ा हौसला मिलने लगा था कि वो भी कुछ अच्छा कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।